दोस्तों, शोल्डर डिसलोकेशन एक ऐसी इंजरी है जिसमें दरअसल गलत फोर्स लगने की वजह से जो हमारे कंधे की चलने वाली बॉल है वो अपने सॉकेट से बाहर निकल जाती है। अगर मैं एक नॉर्मल शोल्डर की बात करूं तो हमारे नॉर्मल शोल्डर में इस बॉल को इस सॉकेट में फिक्स रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स और एक स्ट्रक्चर जिसको हम लेब्रम बोलते हैं, ये दो मेन चीजें अलोंग विद द मसल फोर्स टेंशन, ये सारी चीजें इस बॉल को इस सॉकेट के अगेंस्ट चलाती हैं, जिससे कि कंधा एक सिग्निफिकेंटली मोबाइल जॉइंट होने के बावजूद भी अपनी ही जगह पर रहता है। लेकिन किसी भी तरह की चोट या गलत फोर्स लगने की वजह से, जैसे टैकल स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेलते हुए या कोई और डायरेक्ट हिट होने की वजह से अगर इस लेब्रम में या लिगामेंट्स में या मांसपेशियों में चोट आ जाए तो ये कंधा अपनी जगह से निकल जाता है और हर सब्सिक्वेंट डिसलोकेशन के एपिसोड से ये और भी ज्यादा आराम से निकलना लगता है। जब फर्स्ट टाइम कंधा निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन, और अगर यही कंधा बार बार निकलता रहे तो उसको बोलते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंधा या फॉर दैट मैटर कोई भी जॉइंट अगर अनस्टेबल है, यानी कि बार बार अपनी जगह से वो निकल रहा है, तो जितनी बार वो अपनी जगह से निकलता है तो ये जो स्मूथ लाइनिंग होती है इन जॉइंट्स के अंदर, जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं, इस कार्टिलेज में धीरे धीरे इरोजन्स होती हैं रबिंग की वजह से, और फाइनली कंधा आर्थराइटिक हो जाता है, जिससे कि परमानेंटली पेनफुल और स्टिफ हो जाता है। अगर हम रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन को प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें तो कोई भी भारी काम करने में कंधा निकलने का डर या छोटे छोटे काम करने में भी शोल्डर निकलने का डर, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में शोल्डर आर्थराइटिस सेटिंग हो जाता है, और ऐसा होना बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक आउटकम होती है इस इंजरी की। तो आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है कि क्या किया जाए ऐसा कि अगर किसी को शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करें। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि जब शोल्डर डिसलोकेट हुआ तो किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल से इसको बिना और ज्यादा नुकसान के अपनी जगह पर वापस बिठाना। दरअसल अगर मैं शोल्डर डिसलोकेशन की बात करूं तो शोल्डर डिसलोकेशन कई सारी तरह का होता है। जैसे शोल्डर का आगे की तरफ निकलना, वो आमतौर पे हाथ के ऐसे जाने से निकलता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, यानी कि जो बॉल है वो आगे की तरफ निकली है। देन देयर आर सिचुएशंस जहां पे ये पीछे की तरफ निकल सकती है, जिसको हम पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को सीजर का या मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी होती है, उनमें दौरों के टाइम अनकंट्रोल्ड स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है। उसके अलावा सीवियर इंस्टेबिलिटी के केसेस में ये नीचे की तरफ, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी ऐसे हाई एनर्जी इंपैक्ट ट्रॉमा में ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। शोल्डर डिसलोकेशन आइसोलेटेड अकेले भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ मांसपेशियों में चोट आने की वजह से, या वो फ्रैक्चर डिसलोकेशन भी हो सकता है जिसमें कि ना सिर्फ मांसपेशियों में चोट आई है बल्कि जो हड्डी है उसमें भी फ्रैक्चर हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक ट्रेन प्रोफेशनल ये डिसाइड करता है कि कौन से तरीके से विद एनेस्थीसिया और विदाउट एनेस्थीसिया या किस टेक्निक से शोल्डर को वापस अपनी जगह पर बिठाया जाए। एक बार कंधा अपनी जगह बिठा दिया गया तो इसको फिर रेस्ट देने के लिए इमोबिलाइज कर दिया जाता है कुछ हफ्तों के लिए। धीरे धीरे मोबिलाइजेशन शुरू की जाती है और कुछ एक्सरेज और एमआरआईज किए जाते हैं ये देखने के लिए कि मसल में और बोन्स में कितनी इंजरी हुई है। आमतौर पे दो चीजें बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, स्पेशली एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में। वो होता है इस लेब्रम का इंजर होना, यानी कि हड्डी में जहां ये लेब्रम अटैच्ड है वो वहां से दरअसल उखड़ जाती है, और आमतौर पे ऐसा पाया गया है कि ये नीचे की तरफ से उखड़ती है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बैंकार्ट लीजन बोलते हैं। अब अगर ये प्योर लेब्रम उखड़ा है तो उसको सिंपल बैंकार्ट लीजन बोलते हैं, अगर वो हड्डी का टुकड़ा लेकर उखड़ा है तो उसको बोनी बैंकार्ट लीजन बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब ये बॉल बाहर निकलती है तो इस सॉकेट के एज में धंसने की वजह से इस बॉल में भी गड्ढा हो जाता है, जिसको हिल सैक्स लीजन बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि अगर लेब्रम भी उखड़ा है और हड्डी में गड्ढा भी बना है तो इन कंधों में डिसलोकेशन के चांसेस हाई होते हैं, यानी कि धीरे धीरे ये बार बार निकलते रहते हैं। अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का शोल्डर डिसलोकेशन 2 या उससे ज्यादा बार डिसलोकेट हो चुका है तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि इन केसेस में छोटा सा ऑपरेशन करके इसको हम अपनी जगह पर फिक्स कर सकते हैं ताकि ये कंधा दोबारा ना निकले। इसी सर्जरी को आर्थोस्कोपिक बैंकार्ट रिपेयर कहते हैं। अगर हिल सैक्स लीजन यानी इस हड्डी में गड्ढा भी है तो एक टेक्निक होती है जिसमें कि पीछे वाली मांसपेशियों को इस गड्ढे में फिक्स कर दिया जाता है, जिसको रेम्प्लिसाज कहा जाता है। तो या तो आइसोलेटेड बैंकार्ट रिपेयर किया जाता है या बैंकार्ट रिपेयर विद रेम्प्लिसाज किया जाता है।
ऐसे केसेस जिनमें ये टेक्निक भी फेल हो जाए या डैमेज इतना ज्यादा हो कि हड्डी का बहुत बड़ा चंक इस सॉकेट का टूट गया है, तो उन केसेस में हमें एक ओपन सर्जरी करनी पड़ती है जिसको लेटार्जेट ऑपरेशन बोलते हैं। दरअसल इस सर्जरी में हम ये जो बोन है जिसको कोरोकोइड बोलते हैं, इस बोन को यहाँ से कट कर इसको डैमेज्ड एरिया में फिक्स किया जाता है जिससे कि ये शोल्डर वापस डिसलोकेट ना हो। तो दोस्तों अगर हम शोल्डर डिसलोकेशन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पहला स्टेप है शोल्डर को रिड्यूस करना, दूसरा स्टेप है रेस्ट करके मसल्स को खुद से हील होने का टाइम देना, उसके बाद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रीअसेसमेंट ये देखने के लिए कि शोल्डर स्टेबल हुआ या नहीं। अगर शोल्डर अनस्टेबल है या दोबारा डिसलोकेशन का एपिसोड होता है तो ज्यादा चांस यही है कि हमें उसको ऑपरेटिवली फिक्स करना होता है। अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो दो फर्दर सब कैटेगरीज हैं, एक है आर्थ्रोस्कोपिक या की होल बैंकर्ट रिपेयर प्लस माइनस रेम्ब्लिसाज रिपेयर, और अगर ये केसेस बहुत सीवियरली डैमेज्ड हैं या ये सर्जरी फेल हो गई है तो उन केसेस में हमें लेटार्जेट ऑपरेशन, जो कि एक ओपन प्रोसीजर है, बहुत बड़ा या इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है और रिकवरी कंसिस्टेंट है। नीडलेस टू से कि ये किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के बाद एक प्रोलॉन्ग फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है जिसमें कि मसल ट्रेनिंग और प्रोप्रियोसेप्शन पे मेनली फोकस किया जाता है ताकि जो रिपेयर है वो अपनी जगह अच्छे से चिपक सके और आसपास की मांसपेशियां शोल्डर को रीडिसलोकेट होने से बचा सके। दोस्तों हार्टनिंग फैक्ट ये है कि हमारा मेडिकल लिटरेचर ये साफ बताता है कि इफ अप्रोप्रिएटली टाइम्ड, अगर हम सर्जरी समय रहते और करेक्ट इंडिकेशन पे कर दें तो ये शोल्डर नॉर्मल हो जाते हैं और लोग अपनी एक्टिविटीज में चोट लगने से पहले जिस भी तरह की एक्टिविटीज में एंगेज हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि पीपल गो बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटी। अगर आप या आपका कोई जानने वाला शोल्डर डिसलोकेशन से ग्रस्त है, एमआरआई हो चुका है, उसमें बैंकर्ट लीजन या हिल सैक्स लीजन जैसे टर्म्स आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनका अब हम क्या करें, तो आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट या अपने प्रिस्क्रिप्शन हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। Bono Scare. Let's move.